आइए उसी पार्ट को आगे करते हैं। मान लिया 2a 2/3a बराबर 5/11b। इसका सिंपल रेशो कैसे निकालेंगे? इसका सिंपल रेशो निकालने के लिए हम सबसे पहले a का जो फैक्टर है 2/3 उसको 1/, में लिखते थे। 1/, में लिखने का मतलब 1/2/3 का मतलब इसको यहां से पकड़ के उल्टा करना, ऐसे 3 को पकड़ के ऊपर की तरफ, यानी कि जो a 2/3 है वो कितना हो जाएगा 3/2। फिर रेशो जो b का कोफिशिएंट है 11/5 वो कितना हो जाएगा 11/5। अब हम सिंपल रेशो लिखने की कोशिश करें तो 2 को छुपाएंगे, 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 और 5 15, और 5 को छुपाएंगे तो 2 को किससे गुणा करेंगे खाली 11 से। 2 × 11 कितना हो गया 22। ये अपना सिंपल रेशो हो गया। लेट सपोज और बात करते हैं। अगर हम बात करें 2a = 5b, तो ये जो a के पास वाला जो है वो एक्चुअली में रेशो किसका है b का। तो a रेशो जब b निकालना हो हमें सीधा क्या बोलना है, a के पास वाला कौन है 2, a के पास वाला 2 जो है वो रेशो है एक्चुअली b का, तो कितना हो गया 2। और b के पास वाला जो है वो a का है, b के पास वाला कौन है a का, तो b के पास वाला जो रेशो है वो क्या है 5, तो 5 किसका है a का। तो यहां तक हम समझ चुके होंगे कि रेशो बैलेंस कैसे करता है। अब कुछ रेशो के प्रकार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार में पहला जो होता है वो होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात बिल्कुल सिंपल है, हमें जो भी रेशो है उसका क्या करना है स्क्वायर। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरी बात नहीं, यानी कि a रेशो b 2 3 है, इसका वर्गानुपात क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। पर जब आपको यूं पूछे कि वर्गमूलानुपात, क्या पूछे वर्गमूलानुपात जब पूछे तो आपको यूं करना है कि उसका स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि जो भी राशि दे रखी है उसका आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट। मान लिया आपको कोई रेशो दिया 4:9, तो उसका वर्गमूलानुपात क्या हो गया, वर्गमूलानुपात हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 and square root of 9 is 3। square root of 4 is 2 and square root of 9 3 is 9। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर जो तीसरा टाइप है, 1-2 टाइप उधर हो गए, तीसरा टाइप है घनानुपात, या इनको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक रेशियो। ये जो वर्ड है कुछ याद रखने के लिए, क्यूबिक रेशियो का मतलब आपको दिया है 2:3, इसका क्यूबिक रेशियो क्या होगा 2 का क्यूब 3 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब हम क्यूब का क्या मतलब होता है, कोई पूछे ऐसा बोला जी मैं क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है देखो 2 की घात अगर 3 हो इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2। ठीक है सर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर माने वर्ग, तो 2 की घात 2 यानी कि 2 × 2, 2 और 2 को कितनी बार गुणा करना 2 बार गुणा करना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये तो घनानुपात हो गया या क्यूबिक रेशियो, अगर आपसे कोई पूछे कि घनमूलानुपात क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि घनमूलानुपात क्या होगा, यानी कि फोर्थ जो रेशो है वो है अपना घनमूलानुपात। क्या होगा भाई इसको घनमूलानुपात।
घन मूलानुपात की जब बात करें हम, तो आपको पहले से दे रखा हो 8:27, 8:, चलो मान लो अगले पेज पे निकालते हैं, 8:27 दे रखा है, तो इसका घन मूलानुपात क्या होगा? 8 का क्यूबिक रूट निकालेंगे। 8 का क्या निकालेंगे? 27 का भी क्या निकालेंगे? क्यूबिक रूट। तो 27 का क्यूबिक, 8 का क्यूबिक रूट कितना होता है? 2, और 27 का क्यूबिक रूट कितना होता है? ये आ गया इसका घन मूलानुपात। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते। एक होता है मिश्रानुपात, ये होता है मिश्रानुपात, मिक्स रेशो। मिश्रानुपात, मिश्रानुपात का मतलब है अगर कोई अनुपात है 2:3 और कोई अनुपात है 5:6, इन दोनों का मिश्रानुपात क्या होगा? इन दोनों का मिश्रानुपात होगा, पहली संख्या को किससे गुणा करना? पहली संख्या से, तो 2:5। फिर अनुपात, दूसरी संख्या को किससे गुणा करना? दूसरी से, 3:6। 2:5 और 3:6, 2:5 कितना हुआ? 10, और 3:6 कितना हो गया? 3:6 कितना हो गया? 18। अब ये इनको फिर सरल अनुपात में काटेंगे, ये कितना आ गया? 5, और ये कितना आ गया? 9। चलिए मिश्रानुपात जो नहीं समझे उनके बारे में एक बार वापस समझा देता हूँ। जो अपने अनुपात होता है वो 2:3 है, वो एक्चुअल में यूं है 2/3 और 5/6, यानी कि दोनों अनुपात को एक साथ मिक्स करना, और मिक्स करने का मतलब है गुणा। 5/6। तो अब अगर 2 की पार्ट है 2 एकम 2 और 3 से काट गया, तो ऊपर कितना आ गया? 5, और नीचे कितना आ गया? 9, यानी कि 5:9। बात समझ में आएगी नहीं? चलो आगे बढ़ते। वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात। अब एक जो टॉपिक आता है वो आता है ये समानुपात बाद में स्टार्ट करेंगे, पर ये जो रेशो में ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कहीं पे आपको ऐसा दे रखा हो 1:2, तो आप अपनी मर्जी से मतलब इसके पीछे आगे 2 0, ऐसे 2 0 लगा सकते हो। सर मैं 2 0 नहीं लगाऊं, मैं तो 5 से गुणा करूं, तो तू 5 से भी गुणा कर सकता। 5:10। सर मैं 20 से गुणा करूं, तो तू 20 से गुणा कर भाई, 20 और 40। मेरा कहने का मतलब जो अपना सिंपलेस्ट रेशो है उसको और भी किसी भी संख्या से हम क्या कर सकते हैं? गुणा। हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए कर। बात समझ में आएगी नहीं? जब बातें पॉइंटों में नहीं आए हम क्या कर सकते हैं? ऐसे रेशो का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर आपने एक भिन्न वाला सवाल देखा होगा। भिन्न को क्रम से जमाओ। भिन्न को क्रम से जमाइए में 2 प्रकार के सवाल होते हैं। एक तो होता है आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही वाली भिन्न में हम ज्यादा ही दिमाग लगा देते हैं। तो मान लिया जैसे कि 1/2 है, और यहाँ पे है 11/3 है, और फिर 3/4 है, और फिर 2/5 है। अब इनको जमाना है और हमें पता नहीं चल रहा है सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी। तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपको भाग लगाने नहीं आता। जैसे यहाँ 11/3 का तो भाग लग जाएगा, मान लो यहाँ पे मैं ले लूं 1/3, ठीक है। अब पता नहीं चलता है कि कौन सा किसको भाग लगा। तो कौन सा किससे भाग लगाने की अपेक्षा बिल्कुल आसान तरीका बता देता हूं मैं। अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 लगा दो, चारों के 1-1 0 लगा। चारों के 1-1 0 लगाने से क्या होगा? अपने भाग लगाना आसान हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ गया? 5।
और यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा 3.3, यहाँ काटेंगे 4 7 28 तो 7 के लगभग आ रहा, और यहाँ 5 चौक 20। तो अब अपने को आराम से पता चल गया है कि सबसे पहला नंबर किसका आ रहा है, जो सबसे पहला नंबर जो है वो किसका आ रहा है, इस वाली भिन्न का। फिर सेकेंड नंबर किसका आ रहा है, इस वाली भिन्न का। थर्ड नंबर किसका आ रहा है, इस वाली भिन्न का। और फोर्थ नंबर किसका आ रहा है, इस वाली भिन्न का। ये भी एक प्रकार का रेशो का ही कंसेप्ट है। अब जैसे तुम्हारे आरोही क्रम, यानी कि आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा और अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा, कैसे भी दबाओ, ठीक है। एक बार पुनः एक और कर लेते हैं, जैसे ये 1/3 है, 2/7 है, और मान लिया 5/9 है। अब इन तीनों भिन्नों को जमाना है तो अपने दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, अपने यहाँ पे तीनों के आगे क्या लगा देना, 0, और फिर इसको काटा तो ये कितना आया 3.3, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आ गया। तो ये 9 के पाटे से काटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 पंजे 45। सबसे पहला नंबर किसका आ गया है अपना 5/9 का, सबसे बड़ी। फिर अपने नंबर आ गया है 1/3 का। फिर अपने नंबर किसका आ गया 2/7। इसमें कहीं मिक्स फ्रैक्शन, कहीं ऐसे क्रॉस गुणा मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अनुपात समानुपात वाले टॉपिक पर। अनुपात समानुपात की बात करते हैं तो जनरली आपको कुछ अनुपात दिए जाएंगे, ए बी और ए बी सी का अनुपात दिया जाएगा। मान लिया ऐसा भी कभी दे सकते हैं, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात बी। तो ऐसा दिया आपको 1:2, 2:3, 3:4। तो आप निकालिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बी। तो मेरे गणित का एक सिंपल फंडा है कि एक सवाल का एक ही तरीका रखना। थोड़ी टाइम भी लग जाए, मतलब 1 मिनट भी लग जाए, फिर भी अपने को एक सवाल का एक ही तरीका रखना, ठीक है, भले वो लेंदी हो। हम 50 तरीके रखते हैं, फिर हमसे कभी सवाल सोल्व होता ही नहीं। तो सवाल सोल्व करने के लिए हमें तरीके क्या करने चाहिए, मिनिमम करने चाहिए। हमारा बहुत जोरदार वाला एग्जाम तो है ही नहीं, हमारा एग्जाम खाली लेवल 1 का एग्जाम है, तो लेवल 1 जितने पढ़ना हमें। आइए, तो ए बी का अनुपात कितना है 1:2, बी सी का अनुपात कितना है 2:3, और सी डी का अनुपात कितना है 3:4। तो अब देखो इनके मिक्स रेशो तो सेम हो गए, देखो ये 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 1:2, 3:4। यहाँ किसी से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार तुम गुणा करो। आइए एक सवाल और देखते हैं। मान लिया ए अनुपात बी जो है वो अपने हैं 1:2, और बी अनुपात जो सी है वो है 3:4, और जो सी अनुपात डी है वो अपने हैं 2:3। अब आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो कैसे निकालोगे, तो अपने को जो निकालने का टाइप है वो ऐसा है कि हम ए बी के नीचे ए बी लिखेंगे 1:2, बी सी के नीचे बी सी लिखेंगे 3:4, सी डी के नीचे सी डी लिखेंगे तो 2:3। अब क्या करेंगे, अब देखिए, तो एक सिंपल तरीका है, जहां जहां खाली स्थान है वहां वहां उसके पास वाला अंक लिखना। जैसे कि 2 के ये 2 है, यहाँ पे 2 जगह खाली स्थान है, तो इस 2 को पास में दोनों जगह लिख देना 2×2। फिर क्या करेंगे, देखो इस 3 के पास खाली स्थान है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, और इस 4 के पास खाली स्थान है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। खाली स्थान माने रिक्त स्थान। इस 2 के पास भी रिक्त स्थान है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, और फिर और कोई पास में नहीं है तो क्या लिख देंगे 2। अब क्या करना, अब यूं करना है, इनको ऐसे गुणा करना है,
यानी कि 1 को 3 से गुणा किया और 3 को किससे गुणा किया, 2 से, तो कितना आ गया 6। 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 6 दूनी कितना हो गया 12। फिर अनुपात, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, 2 लिखा हुआ है। एक्चुअल में वो हमने पहले क्या खींची थी, इसकी लाइन खींची थी। तो 2 को 4 से गुणा किया तो 8, 8 दूनी 16 हो गया। फिर 2 को 4 से गुणा किया, 2 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 8, और 8 को 3 से गुणा किया तो 8 तरी 24। तो हमारे पास ये जो अनुपात आया है 6 अनुपात 12 अनुपात 16 अनुपात 24, ये अनुपात आया। अब ये अब किसके पार्टे से कट रहा, 2 के पार्टे से कट रहा। 2 के पार्टे से कट रहा है तो यहाँ से 3, यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पे कितना आ गया 8, और यहाँ पे कितना आ गया 12। अब और कोई पार्टा है जिससे कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ए बी सी डी का अनुपात कितना हो गया 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12। सर एक ऐसा सवाल एक और बता दो। लो भाई एक और सवाल देख लो। सर ए बी अनुपात नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे राम अनुपात सीता, तो 2 अनुपात 3। फिर लिखेंगे सीता अनुपात लक्ष्मण, सीता अनुपात लक्ष्मण हमने लिख दिया, मान लिया 5 अनुपात 6। हम लिखेंगे राम सीता और लक्ष्मण का एक साथ अनुपात कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 2 अनुपात 3, और सीता और लक्ष्मण का अनुपात क्या है 5 अनुपात 6। तो अब ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई जगह खाली है तो 3 के पास क्या आ जाएगा 3, और 5 के पास क्या आ जाएगा 5। तो 2 को 5 से गुणा किया लिखा 10, 5 को 3 से गुणा किया लिखा 15, और 6 को 3 से गुणा किया 6 तरी कितना हो 18। हमारा जो रेशियो आ गया है 10, 15 और 18। ठीक है, तो कभी कभी ये ध्यान रखें जब वो आपको ऑप्शन देता है तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि सीता अनुपात लक्ष्मण अनुपात राम, और पहले ऑप्शन में आपको 10, 15, 18 दिया होगा, पर अपने को ये ध्यान रखना है कि पहले अनुपात कौन सा पूछा है। तो पहले अनुपात अगर सीता का है तो सीता का अनुपात कितना हो गया 15, लक्ष्मण का अनुपात कितना हो गया 18, और राम का अनुपात कितना हो गया 10। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। जब बहुत सारे रेशियो आपको दिए जाए तो उनको कंबाइन कैसे करें। अब हम चाहें तो इनको 2 से गुणा भी कर सकते हैं, 3 से गुणा भी कर सकते हैं, 4 से गुणा भी कर सकते हैं। मन में जो संख्या आ रही है उससे हम क्या कर सकते हैं, इनको गुणा कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, आप देख लो आप आपके हिसाब से। तो हम सवालों पर ही बढ़ने वाले थे, पर सवाल आज मैं लेके नहीं आया हूं तो कुछ और बात कर लेते हैं। तो अक्सर एक अभाज्य संख्या वाला ज्यादा सवाल पूछते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है, कैसी है। तो अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। प्राइम नंबर भी कहते हैं इनको। उतना ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जितना पहली से 5वीं में काम आता, और ज्यादा से ज्यादा 6ठी से 8वीं में काम आ जाता है। हमें ज्यादा नंबर सिस्टम के अंदर नहीं घुसना है, और हमें अभाज्य संख्या का कंसेप्ट समझना है। अगर आपने कभी गुणनखंड पढ़ा हो, गुणनखंड का मतलब यूं होता है कि माना मैंने लिखा 2, तो 2 वाले नंबर में कौन सी संख्या का भाग जाएगा, तो 2 वाले में सबसे पहले भाग जाएगा 1 का, और फिर किसका भाग जाएगा खुद 2 का। मान लिया आपको पूछा 3 में किस का भाग जाएगा, तो 3 में भाग जाएगा 1 का, और फिर 2 का भाग जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 ज्यादा हो जाता है। अब किसका भाग जाएगा 3। फिर अगर कोई पूछे आपको 4, तो हमें शुरुआत कहां से करनी, 1 से, 1 का भाग जाएगा। हाँ भाई 1 का भाग सब में जाएगा, यानी कि 1 सबका गुणनखंड होता, सभी संख्याओं का गुणनखंड 1 होता ही। अब बात करते हैं 2 की, 2 दूनी 4, 3 का भाग नहीं जाता, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाता, तो अब 4 का भाग जाता। फिर हम बात करते हैं जैसे कि 5 में किस का भाग जाता,
5 में 1 का भाग तो जाता ही नहीं। फिर किसका भाग जाता? 5 में और 2 का भाग जाता है क्या? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 5 में नहीं जाता। फिर हम बात करते हैं कि 3 का भाग जाता कि नहीं जाता? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं जाता। 4 का भाग नहीं जाता, 4 एकम 4। फिर बात करते हैं 5 का भाग 5 में जाता है। और आगे देखें, जब भी आपको लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करें और लिखना स्टार्ट कर दें। और वैसे ये सारी बातें किताबों में लिखी हुई है, तो छोटे छोटे ही नोट्स बनाए, आप ज्यादा चिंता नहीं करें। जैसे कि हम कोई संख्या लेते हैं 6, 6 में अब किस किस का भाग जाता? तो सबसे पहले बता तो रखा ही 1 का भाग सभी में जाता, तो 1 का भाग तो 6 में जाएगा ही। अब 2 का भाग भी जाता और 3 का भाग भी जाता, 4 का भाग नहीं जाता। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जो कि 6 से आगे आगे, तो हमें कितना भाग जाएगा? 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 6 का भाग जाएगा। बस इतना ही देख रहा था। तो अब ध्यान से देखिए, तो 2 के कितने गुणनखंड है? 2। 3 के कितने गुणनखंड है? 3। 4 के कितने गुणनखंड है? 1 2 3। 5 के कितने गुणनखंड? 6 के कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4। तो जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, कितने? 2 गुणनखंड। जिस संख्या के केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड, वो अभाज्य संख्या होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि 2 को या 4 को ऐसे समझ जाते हैं 2 × 2, ये हमने गुणनखंड कर दिया। गुणन, तो आपको सही बताएं तो ये गुणनखंड नहीं है, और ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड। तो हमें कौन से गुणनखंड की बात करना है? हम इन गुणनखंडों की बात कर रहे हैं। ये गुणनखंड क्या होते हैं कि कोई भी संख्या है उसमें किस किस संख्या का भाग जाता है। ऐसी संख्या है जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो यहां से हमें पता चल गया, देखो 2 कैसी है? अभाज्य संख्या। कोई कोई लेके आ जाता भाई एक अभाज्य संख्या, एक नहीं। एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक में एक का ही भाग जाता। एक अभाज्य संख्या यूं नहीं है कि एक में एक का ही भाग जाता, तो इसका एक ही गुणनखंड है। हम बात कर रहे हैं कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। कितने होने चाहिए? 2। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके कितने गुणनखंड है? 3। और 5 अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके कितने गुणनखंड है? 2। और 1 2 3 4, तो इसके 4 गुणनखंड है, तो 6 क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर कोई पूछे आपसे कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो वो कौन सी संख्या है? जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य। माना जो लड़का नहीं है वो क्या है? लड़की। चलिए, तो हम बात करें जो अभाज्य संख्या नहीं है वो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो ये प्राइम नंबर होते हैं और ये क्या होता है? कंपोजिट नंबर। हम बात करें कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, से क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे घर पे बैठ के ऐसे निकालते रहना। अरे चलो, मैं कुछ अभाज्य संख्या लिख देता हूँ, आप भी आज घर पे जाके मेहनत कर सकते हो। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? 2 3 5 7, 2 3 5 7। और ऐसे जैसे आदत होती विषम संख्याओं की 9, तो 9 नहीं होती, 2 3 5 7, और फिर क्या होती? 11 13 17 19। ये 20 तक तो ये होती।
2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। अब मान लो आपको कोई पूछ ले 93 अभाज्य संख्या है या नहीं, इसमें तो 3 का भाग जा रहा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं। अगर आपको और कोई संख्या पूछ ले, मान लिया आपको पूछ लिया 89 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो अगर आपको पहाड़े 40 तक पहाड़े याद हुए तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि हाँ ये किसी 40 तक के पहाड़े में से नहीं आती। और ऐसा अगर मेहनत नहीं कर सकते, 40 तक पहाड़े नहीं याद कर सकते, तो आपको बहुत आसान ट्रिक तो क्या है बता देता हूँ, जो नियम है वही। इसके नियरेस्ट जो संख्या है, इसके नियरेस्ट संख्या कौन सी है, नियरेस्ट वर्ग संख्या, इसके नियरेस्ट वर्ग संख्या है 100। 100 से जितनी भी छोटी छोटी, तो 100 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, और उसका मान क्या आएगा 10। 100 का स्क्वायर रूट करेंगे, उसका मान आएगा 10। और इस 10 के से जितनी भी छोटी वाली अभाज्य संख्याएं हैं, 10 से छोटी वाली अभाज्य संख्या कौन कौन सी भाई, तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या है 2 3 और 5 और 7। इन सभी संख्याओं का इसमें भाग लगाएंगे, और इन सभी संख्याओं का इसमें भाग लगाने पर अगर भाग चला जाता है, इन सभी संख्याओं का इसमें भाग लगाने पर अगर किसी भी एक संख्या का भाग चला गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है ये भाज्य संख्या। हम बात करते हैं कि ये जो 2 है, 2 का भाग तो जाता ही, 2 का भाग उसी में जाता है जिसके पीछे आए 0 2 4 6 और 8। 3 का भाग चेक करते हैं, 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अगर 90 होता तो चला जाता, तो 90 से 1 कम में तो नहीं जाएगा। और 5 का भाग उसी में जाता है जिसके आखिरी अंक कितना हो 0 और 5। और 7 का पहाड़ा चेक कर लेते देंगे, 70 में तो चला जाएगा मान लिया, तो अब बचे अपने पास 19, और 19 में भाग जाता ही नहीं, तो हमें 7 का भाग भी नहीं जाएगा, यानी कि 89 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 प्रकार के इस प्रकार के सवाल आए कि नियरेस्ट जो प्राइम नंबर है वो निकालना था, और दूसरा जो स्टार्टिंग की कितनी, यानी कि 1 से लगाकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, या 1 से लगाकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, वो सारी बात, ठीक है। तो आपको ये बात बता दी है मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में। और जनरली ऐसा भी पूछते हैं कि 5 स्टार्टिंग की 5 अभाज्य संख्याओं का क्या निकालो, माध्य निकालो, 10 संख्याओं का निकालो, 20 संख्याओं का निकालो। ऐसे नहीं कह सकता कि 10,000 संख्याओं का निकालो, 10,000 संख्याओं का आगे वाला परीक्षक भी नहीं निकाल सकता। हमें खाली बस 5 6 7 इतनी पूछेगा, या कभी कभी ऐसे कठिन सवाल देने के लिए यूं कह सकता है कि 40 से 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं निकालो, और उनका भी क्या निकालो, माध्य निकालो, या उन सभी संख्याओं को गुणा करें तो उसका इकाई अंक क्या आएगा वो निकालो। तो आपको घबराना नहीं है ऐसी बातों में, आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या कर सकते हैं। एक सवाल आया था आपके रीट में, हाँ हम रेशो के सवाल कल स्टार्ट करेंगे, कि रीट लेवल 1 की बात कर रहे हैं। लेवल 1 में एक सवाल और आया था कि 420 के अभाज्य गुणनखंड करो। सर इतना सरल सवाल आ सकता है, 420 के अभाज्य गुणनखंड करो, और 4 ऐसी लाइनें दे रखी। तो जब भी किसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करो तो वो ऐसे लाइन खींचता है और यहाँ पे क्या लिखता है 420। तो ये वाला तरीका हमें नहीं अपनाना, ये वाला तरीका बहुत पुराना हो गया। हमें इसके साधारण 2 टुकड़े देखने की कोशिश करनी है। तो 42 × 10, ये सबसे छोटे टुकड़े हैं 42। अब छोटे मोटे पहाड़े याद होंगे तो 21 × 42 होता, और फिर याद होंगे तो 7 × 21 होता × 2। और 10 के तो 2 टुकड़े हमें याद ही है, कौन कौन से, 2 × 5। तो इतना ही टाइम लगता नहीं सर, और कुछ करके देखो। मान लो आपको पूछ ले कि 5100 के टुकड़े पूछ ले, 5100 के टुकड़े क्या होता है, 5100 के टुकड़े पूछ ले, तो अपने को 51 अलग करने, 100 अलग करने। अरे भाई इसको क्या, चलो 5100 के टुकड़े पूछ ले, तो 5100 के टुकड़े करने तो हमें
सबसे पहले तो 51 और 100 को अलग कर देना। हम बोलते हैं हिंदी में 51 100, तो 100 अलग 51 अलग। और अब कोशिश करनी देगा कौन सा पहाड़ आता है। पहाड़े आपको अगर 20 तक आए तो ठीक है, बाकी तो पहाड़े लगाते रह जाओगे। तो 70 या 51, और जो 100 के टुकड़े होते हैं वो एक्चुअली में यूं होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आपको कैसे आते सर? तो मैं रोज यही काम करता हूँ। मैं कभी भी ऐसे जो सवाल किया हमारे साहब ने ऐसे, और यहाँ पे लिखा होमवर्क, तो होमवर्क के बाद में ये जो सवाल है वो खुद अपने पेन से करता हूँ, तभी ये हो पाता। अगर आपने पड़ोसी के देख लिए, हाँ पड़ोसी ने क्या लिखा भाई 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, तो भाई वो तो पड़ोसी के आ गया उत्तर, अपने तो नहीं आया है। आगे बढ़े हम। इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो आज हमने कुछ 3 प्रकार के टॉपिकों की बात करी और रेशो के भी कुछ टॉपिकों की बात करी। इसी प्रकार से हम आगे आपके साथ निभाते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।